मेरा बचपन का एक दोस्त था, परिमल घोष। नर्सरी से कॉलेज तक की पढ़ाई हम दोनों ने इकट्ठी ही पूरी की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती के बड़े चर्चे हुआ करते थे। कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम हो या फिर कॉलेज का सालाना जलसा, हम दोनों उसमें एक साथ ही शिरकत किया करते। परिमल के पिता दूलीचंद घोष आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे। उन्हीं के अच्छे व्यवहार की बदौलत परिमल फॉरेस्ट ऑफिसर जैसी जिम्मेदार पोस्ट के लिए सिलेक्ट होकर आसाम के घने जंगलों में चला गया था, जबकि मैं राइटिंग के प्रोफेशन में आ गया। परिमल शुरू से ही बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए ट्रांसफर करवाता रहता था। आज आसाम में है तो कल कश्मीर में और परसों नैनीताल में। उसके लिए नौकरी क्या थी, ऐशो मौज का साधन थी। सच तो यह है कि मुझे भी उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल से कभी कभी रश्क होने लगता था। जून के दूसरे सप्ताह की बात है। मैं अपने राइटिंग रूम में अपनी टेबल पर लिखने में बिजी था कि तभी परिमल घोष का बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से आगमन हुआ। अरे परिमल, तुम? मैं उसे देखते ही खुशी से उछल पड़ा। तुम कब आए? बस एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास ही चला आ रहा हूं। परिमल के आने से मेरी खामोश और नीरस जिंदगी में मानो पल भर के लिए बाहर सी आ गई थी। मैं लिखना विखना भूलकर उसके साथ बातों में ही बिजी हो गया। मुझे परिमल से मिले क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका था, इसलिए मैंने छूटते उससे पूछा, आजकल कहाँ डेरा डाला हुआ है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के घने जंगलों में। वह बात बताते हुए परिमल के चेहरे पर खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। वह बड़े अनुराग पूर्वक स्वर में बोला, यार जंगल क्या है, साक्षात स्वर्ग है, स्वर्ग। दिल चाहता है हमेशा के लिए उन्हीं जंगलों में आबाद हो जाऊं। क्या बात है, इतने खूबसूरत है वो जंगल? यार उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब तक मैं इतने इलाकों में रह चुका हूं, लेकिन जैसा सुकून, जैसी तन्हाई उस हरी भरी वादियों में है, वैसी और कहीं नहीं। वहां के लोग इतने भले हैं कि बस मिट्टी में से भी अजीब सी सौंधी सौंधी महक आती है। परिमल ने एक बार फिर बोलना शुरू किया तो वह दीवानावार अंदाज में उन जंगलों के बारे में पता नहीं क्या क्या बताता चला गया था। साफ लग रहा था कि उन जंगलों ने उस पर जादू कर रखा है। परिमल से एक बार बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर चलता ही चला गया। कॉलेज के वह दिन भी याद आने लगे जो हमने किसी आजाद परिंदे की तरह हवा में परवाज करते हुए गुजारे थे। फिर बातें करते करते परिमल को अकायक न जाने क्या सूझा कि वो मुझसे पूछ बैठा, यार तुम किसी हॉरर सब्जेक्ट पर क्यों कोई नॉवेल या स्टोरी नहीं लिखते? हॉरर सब्जेक्ट पर? मेरी हंसी छूटते छूटते बची। हकीकत तो यह है परिमल कि मेरा खुद भूत प्रेतों में कोई यकीन नहीं है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने बड़ी हैरत से मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई बहुत आश्चर्यजनक बात कह दी हो। मैं थोड़ा संकोच के साथ बोला, क्या बात है, तुम मुझे यूं घूर कर क्यों देख रहे हो? तुम्हें प्रेतों के अस्तित्व पर यकीन नहीं है? परिमल के स्वर में इस बार भी बेपनाह हैरानी फूट फूट कर भरी थी। नहीं, मैंने पहले की तरह ही बिल्कुल स्पष्ट आवाज में उत्तर दिया, लेकिन मैंने तो आत्माएं अपनी इन आंखों से देखी है। अच्छा। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। कब और कहां? पोर्ट ब्लेयर में। मेरा जो सरकारी कॉटेज है ना, उसके तकरीबन 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मखीजा नाम की एक जाति रहती है। वह लोग आज भी पुरातत्व काल के आदिवासियों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बावजूद वह न सिर्फ बेहद सभ्य है, बल्कि वह बाहर से घूमने आए पर्यटकों का भी बहुत खूब आदर सत्कार करते हैं। अच्छा, मैं मजाक उड़ाता सा बोला, जबकि परिमल काफी गंभीर था। वह बात आगे बढ़ाते हुए बोला, कबीले की आबादी के बीचों बीच एक पुरानी खंडर सी इमारत भी बनी है।
जिसे कबीले वाले मखीचा महल कहते हैं। उनका यकीन है कि कभी उन मखीचा महल में उनका देवता रहा करता था। आज भी जो पर्यटक या पुरातत्ववेत्ता उनके कबीले के रस्मों रिवाज को देखने वहां आते हैं, वह उसे उसी मखीचा महल में ठहराते हैं। मखीचा महल का चौकीदार, जो कबीले का ही कोई नौजवान होता है, वो मेहमान का खूब आदर सत्कार करता है। कबीले वाले का कहना है कि हर साल दिसंबर में पूर्णमासी की रात को उनका देवता मखीचा महल में आता है और महल के चौकीदार की भेंट लेकर चला जाता है। मैं जो अकाक परिमल की बातें बड़े गौर से सुनने लगा था, चौंक कर बोला, इसका मतलब मखीजा महल के चौकीदार की हर साल मौत हो जाती है? हाँ, मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई। मैं उलझन भरे स्वर में बोला, जब सभी कबीले वालों को मालूम है कि मखीजा महल के चौकीदार की हर साल मौत हो जाती है, तो फिर कबीले का कोई भी नौजवान महल का चौकीदार बनने के लिए तैयार नहीं होता होगा ना? मैं एक ही सांस में झटपट बोल गया, तुम सिर्फ एक नौजवान के तैयार होने की बात कर रहे हो? परिमल ने विस्मय से आंखें फैलाई। मेरे भाई, वहां पर तो दर्जनों नौजवान मखीचा महल का चौकीदार बनने के लिए हर साल कबीले के सरदार के पास इकट्ठा होते हैं। बाकायदा जश्न होता है, उसमें प्रतियोगिता भी होती है, और जो प्रतियोगिता में अव्वल आता है उसी की ही मखीचा महल के चौकीदार के रूप में नियुक्ति होती है। कबीले वालों की मान्यता है कि देवता जिसकी भेंट लेते हैं वो बहुत नसीब वाला होता है और सीधा स्वर्ग में जाता है। इसलिए कबीले के हर नौजवान के दिल में यह हुक सी होती है कि इस बार मखीचा महल के चौकीदार के रूप में चुना जाए। उस मखीचा महल में पुराने चौकीदारों की आत्माएं अक्सर घूमती रहती है। मैंने खुद वहां जाकर उन आत्माओं को अपनी आंखों से देखा है। मुझे परिमल की बातों पर यकीन ना होना था और ना हुआ। तमाम बातों को साफ साफ ठुकराते हुए मैं बोला, देखो परिमल, मैं नहीं मानता कि यह सब सच है। उस रात परिमल अपनी जीत पर अड़ा रहा और मैं अपनी जीत पर। वो मुझे समझाते समझाते हार गया कि आत्माओं का अस्तित्व होता है, लेकिन मैंने उसकी बात न माननी थी न मानी। आज सोचता हूं कि काश मैंने परिमल से बहस न की होती तो कितना अच्छा होता। दिल उसकी बात को स्वीकार करने की गवाही नहीं दे रहा था तो क्या हुआ, चुप्पी तो साध लेता मैं। काश अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे उस पीड़ा से दो चार न होना पड़ता जो आज मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है उन दिन परिमल आखिरकार पराजित अवस्था में यह कहकर सो गया था कि एक दिन मैं तुमसे कबूल करवा कर ही रहूंगा कि आत्माएं अस्तित्व में होती है। उसके बाद परिमल घोष सिर्फ 2-3 दिन और वहां रहा। उसके बाद वह वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। जाने के बाद उसने मुझे 4 महीनों के अंतराल में 10 फोन किए, जिसमें उसने मुझसे हर बार एक ही बात कही कि मैं पोर्ट ब्लेयर चला हूं, क्योंकि वह मुझे एक बार मखीचा महल जरूर दिखाना चाहता है। परिमल की उन बातों को सुनकर मेरे होठों पर बस मुस्कान दौड़ाती। हर बार मैं उसकी बात को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता, लेकिन उसके बावजूद वह मुझे लगातार फोन करता रहा। यह सिलसिला 4 महीने तक चला। फिर अचानक परिमल के फोन आने बंद हो गए। फिर उन बातों को भी 6 महीने गुजर गए। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे फौरन परिमल के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। रात के 12 बज रहे थे। मैं गहरी नींद सो रहा था कि तभी मेरे सेल फोन की बेल बज उठी। मैंने फोन पिक किया तो दूसरी तरफ से पोर्ट ब्लेयर के हॉस्पिटल से फोन आया। कोई नर्स बहुत घबराई हुई आवाज में बोल रही थी। उसने बताया कि परिमल पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। अब वह बेहद गंभीर रूप से जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। वह तुरंत चला आए। मैंने आनन फानन में फ्लाइट का टिकट बुक कराया और फिर जल्दी जल्दी अपना लगेज पैक करने लगा। लंबे समय के बाद अगले दिन जिस समय मैं परिमल के सरकारी कॉटेज पर पहुंचा तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि परिमल लॉन में ही पड़ी एक बांस की कुर्सी पर आराम से बैठा है और
तन्मयता से अखबार पढ़ रहा था। वह एकदम चुस्त दुरुस्त था। मुझे देखते ही वह कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ और फिर बड़ी गर्मजोशी से उसने मेरा वेलकम किया। मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा, व्हाट द हेल इज दिस? यू आर परफेक्टली फाइन। मेरी बात सुनकर परिमल जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, यार तुम ही बताओ, मैं तुम्हें बुलाने के लिए और क्या नाटक करता। वैसे तो तुम आने वाले नहीं थे। फोन करते करते मैं तंग आ गया था। आखिरकार तुम्हें अपने पास बुलाने का एक यही रास्ता मुझे सूझा। थोड़ी बहुत कहानी तो मैं भी बना लेता हूं, आखिर दोस्त हूं मैं एक कामयाब लेखक का। और फिर मखीचा महल भी चलना है हम दोनों को। मैं नकली गुस्सा झाड़ते हुए बोला, यानी अपनी पुरानी शरारतों से अब भी तुम बाज नहीं आए? प्रत्युत्तर में वह पुनः खिलखिलाकर हंस दिया। मेरे कहने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। घंटे भर में ही उसने मखीचा महल जाने का प्रोग्राम बना डाला। उसकी रफ्तार को देखकर यूं लग रहा था कि जैसे वह मखीचा महल जाने के लिए लॉन में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। अपनी खुली जीप में परिमल ने खाने पीने के थोड़े बहुत सामान के अलावा अंडों की एक प्लेट और विदेशी शराब की कुछ बोतलें भी रख दी। शाम के 7 बजते बजते हम दोनों जीप में सवार होकर मखीचा महल की तरफ निकल पड़े। वह दिसंबर का मौसम था और वातावरण में बहुत ठंडक भी थी। हम दोनों ने शीतलहर से बचने के लिए गर्म कोट पहन रखा था। वैसे भी दिसंबर की ठंड मशहूर है और शाम के 7 बजते बजते तो इतना अंधेरा हो जाता है कि हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई देते। मैंने परिमल को समझाने की कोशिश की कि इतने अंधेरे में मखीचा महल तक का 20 किलोमीटर लंबा सफर तय करना ठीक नहीं है। फिर जंगली और उबड़ खाबड़ इलाके है, न जाने कब यहां कोई जंगली जानवर हमला कर बैठे। लेकिन परिमल ने मेरी एक न सुनी। हाँ, मेरी संतुष्टि के लिए उसने इतना जरूर किया कि अपनी राइफल भी जीप में रख ली। रास्ते में परिमल ने मुझे मखीचा महल के चौकीदार के बारे में बताया कि आजकल भिखू नाम का एक चौकीदार वहां की निगरानी करता है। उसने मुझे यह भी बताया कि मखीचा महल में कई बार आने जाने के कारण उसकी भिखू से भी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है। 3 दिन पहले ही वह मखीचा महल में रात गुजार कर आया है। सारा रास्ता इसी तरह की बातें करते करते हुए कट गया। जिस समय हमारी जीप मखीचा महल के दरवाजे पर जाकर रुकी, उस समय मेरी रिस्ट वॉच 7:50 का समय बता रही थी। पूरे कबीले में बड़ा ही खौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था और उनके कच्चे मकानों की निर्माण पद्धतियां वास्तव में ही 11वीं शताब्दी के समांतर थी। मखीचा महल में घुसते ही वहां के चौकीदार भिखू ने हमारा जबरदस्त स्वागत किया। जबकि एक बात मुझे बेहद रोमांचित कर रही थी कि मैं आज एक ऐसे महल में आया हूं कि जहां आत्माएं वास करती है। आज कबीले में बड़ा सन्नाटा है। परिमल ने भिखू से सबसे पहला सवाल यही किया था। हाँ, हमारे कबीले के एक आदमी की मौत हो गई है बाबू, भिखू ने बताया। कबीले के ज्यादातर लोग उसी आदमी का क्रियाक्रम करने गए हैं। तो तुम क्यों नहीं गए? मैंने पूछा। मैं इस मखीचा महल को छोड़कर कैसे जा सकता था बाबू? अगर मैं चला जाता तो फिर यहां महल में आपका स्वागत कौन करता? उसके भोले मुंह से बोली बोली बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठा। अंदर कमरे में फायरप्लेस में पड़ी लकड़ियां सुलग रही थी। परिमल और मैं दोनों फायरप्लेस के नजदीक पड़ी कुर्सियों पर बैठकर हाथ तापने लगे, जबकि भिखू जीप में रखा हमारा सामान निकालने लगा। थोड़ी देर बाद ही वह मक्खन लगे टोस्ट और 7-8 अंडों का आमलेट फ्राई करके ले आया, जिन्हें हम खाकर निपटे तो परिमल ने शराब की बोतल खोल ली। शराब पीते पीते परिमल ने भिखू को मेरा परिचय दे डाला और उसे यह भी बताया कि वह यानी परिमल मुझे मखीचा महल इसलिए लेकर आया है कि क्योंकि मुझे आत्माओं के अस्तित्व पर यकीन नहीं है। परिमल की यह बात सुनकर भिखू चौंक गया। उसने अपनी हैरत अंगेज आंखों से मुझे यूं देखा मानो मैं कोई बहुत बड़ा अजूबा हूं। भिखू बोला, आपको आत्माओं पर यकीन नहीं है साहब? मैं कुछ न बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट में भिखू के हर सवाल का जवाब छिपा था। उसके बाद भिखू ने भी मुझसे कोई सवाल न किया, लेकिन उसकी आंखों से हैरत के भाव न मिटे।
फिर परिमल ने मुझे बातचीत के दौरान कई प्रेत आत्माओं के किस्से सुनाए। उनमें से अधिकांश किस्से तो भिखू ने उसे सुनाए थे या फिर उसने किताबों में पढ़े थे। इस दौरान भिखू हमारी खातिर तवज्जो पर ध्यान दे रहा था। वाकई वह लोग बेहद मेहमान नवाज थे और बाहर से आए लोगों के दिल खोल कर सेवा करते थे। कमरे को गर्म करने के उद्देश्य से भिखू ने सभी खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर दिए। इसी तरह वार्तालाप करते करते रात के 2 बज गए, लेकिन वहां पर कोई आत्मा न आई। इतनी रात बीतने के बावजूद भी मखीचा महल में किसी आत्मा का उपस्थित न होना न सिर्फ परिमल को बल्कि भिखू को भी भारी अचरज में डाल रहा था, जबकि अपनी कामयाबी पर मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। भला कौन उन लोगों को समझाए कि जब आत्मा होती ही नहीं है तो प्रकट कहां से होगी। तभी भिखू बोला, रात बहुत हो चुकी है बाबू, मैं आपके लिए बिस्तर लगा देता हूं, आप जाकर सो जाइए। नहीं, परिमल सख्त स्वर में बोला, आज हम दोनों तब तक इसी तरह बैठे रहेंगे जब तक कि यहां कोई आत्मा प्रकट नहीं हो जाती। ठीक है, तो मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाता हूं। इतना कहने के साथ फायरप्लेस के नजदीक उखड़ू बैठा भिखू खड़ा हो गया और फिर धीरे धीरे कदम रखता हुआ कमरे से निकलकर उसके बराबर में ही बनी रसोई में चला गया। उसी क्षण किसी ने जोर से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यह दस्तक सुनकर परिमल और मैं सन्न बैठे रह गए। विश्वास न होने के बावजूद भी उस लम्हे मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात कौंधी थी कि प्रेत आत्मा आ गई। निश्चय ही यही बात परिमल के जहन में भी कौंधी थी। अगर ऐसा न होता तो वह भी एकाएक मेरी तरह खौफज़दा नजर न आने लगता। वह भी डरा हुआ था। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। भयभीत होकर मैंने भिखू को आवाज लगानी चाहिए, लेकिन मेरी आवाज मानो तालू से जा चिपकी। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे मुंह से एक शब्द न निकला। मुझे ऐसा भ्रम हुआ जैसे किसी दैविक शक्ति ने मुझे गूंगा कर दिया हो। इस बीच दरवाजे को इतनी जोर जोर से झिंझोड़ा जाने लगा मानो आने वाला उसे तोड़ ही डालेगा। एकाएक मुझ में न जाने कहां से इतना साहस आ गया कि मैं कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ और मैंने लपक कर दरवाजे की सांकल खोल दी। सांकल खुलते ही भड़ाक से दरवाजा खुला और फिर मैंने जिसे दरवाजे के पार खड़ा देखा उसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। शरीर में कांटे की तरह चुभने वाली ठंडी हवा चलने के बावजूद भी पसीने से नहाता चला गया। सामने मोटा कंबल ओढ़े वह काला ठिंगना सा युवक खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई लालटेन थी। निस्तेज चेहरा था। दरवाजा खुलते ही वह कमरे में आ गया। फिर लालटेन को एक स्टूल पर रखते हुए वो बोला, आप लोग शायद बाहर से घूमने आए हैं। हाँ। ऐसी परिस्थिति में मेरे मुंह से आवाज तो क्या निकलनी थी। बस मैंने बड़ी मुश्किल से स्वीकृति में गर्दन जरूर हिला दी। उसने फिर पूछा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। इस बार मेरी गर्दन इनकार करते हुए बोली। फिर मैंने एकाएक थरथराती आवाज में पूछा, लेकिन तुम कौन हो? मैं मखीचा महल का नया चौकीदार हूं साहब। क्या क्या? नया चौकीदार? मेरे छक्के छूट गए। क्या मतलब? आपको शायद मालूम नहीं है बाबूजी, कल पूर्णमासी थी। यहाँ का जो पुराना चौकीदार भिखू था ना, हमारे देवता ने कल आकर उसकी भेंट ले ली। नए चौकीदार की जगह अब मुझे चुना गया है। हम सब कबीले वाले इस समय भिखू का क्रियाक्रम करके ही वहां से आ रहे हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में अनार पटाखे से छूटने लगे थे। बुरी तरह हड़बड़ाई अवस्था में मैं फौरन पलटा और फिर लगभग दौड़ता हुआ रसोई में जा घुसा। मैंने आसपास सब जगह भिखू को देखा, लेकिन भिखू तो अब गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो चुका था। रसोई में स्टोव अब भी जल रहा था। उसके ऊपर रखा चाय का पानी बुरी तरह खौल रहा था। मेरे पीछे पीछे परिमल और वह नया चौकीदार भी दौड़ता हुआ रसोई घर में जा घुसा। स्टोव को जलता देखकर वह चौकीदार भौंकने स्वर में बोला, यह स्टोव और चायदान बाहर कैसे आ गए? इसे तो मैं अलमारी में ताले में बंद करके गया था। मैं डर की अवस्था में चौकीदार का चेहरा देखता रह गया। मेरे पास भला उसके सवाल का क्या जवाब था?
तभी परिमल मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटता हुआ एक कोने में ले गया और बोला, अब तो आत्माओं के अस्तित्व पर यकीन हुआ कि नहीं? मैं परिमल को कोई जवाब नहीं दे सका। मैं तो मानो पुनः गूंगा हो चुका था। उसके बाद में 1 मिनट भी मखीचा महल में नहीं ठहरा। परिमल के साथ जीप में सवार होकर रात को ही कॉटेज लौट आया। वहां मेरा अलग कमरे में बिस्तर लगा था। लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। घटना अगर यहीं तक सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन अगले दिन मेरे साथ जो घटित हुआ उसने मुझे और ज्यादा हिला कर रख दिया। सुबह में अपने आप बिस्तर से न उठा, बल्कि मुझे किसी ने झिंझोड़ कर उठाया। उस समय मेरा शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा था। मुझे उठाने वाला एक अनजान आदमी था और उसने मुझे अपना परिचय कॉटेज के बावर्ची के रूप में दिया। फिर वह मुझसे बोला, आप कौन हैं? मैं चौंका। निश्चय ही परिमल घोष ने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साहब परिमल घोष का मित्र हूं। कहीं आप लेखक तो नहीं? बावर्ची के चेहरे पर एकाएक रोशनी सी जगमगाई। हाँ, मैं लेखक ही हूं। बावर्ची के चेहरे पर क्षण भर पहले जो रोशनी की किरण फूटी थी वो एकाएक बुझ गई। वह निराशाजनक स्वर में बोला, आपने यहां आने में थोड़ी देर कर दी साहब। क्या मतलब? मैं चौंका। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साहब अपने अंतिम समय में भी आपको बहुत याद करते थे। बावर्ची खोए खोए स्वर में ही बोला। उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि आपको एक बार अपने साथ मखीचा महल जरूर ले जाए। मैं फौरन बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया और बावर्ची का गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ता हुआ चिल्लाया, कहना क्या चाहते हो तुम? क्या हुआ परिमल को? आपको नहीं मालूम? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। नहीं, साहब का तो 3 दिन पहले ही देहांत हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे कॉटेज की दरो दीवार हिल गई। कैसे हो सकता है परिमल का देहांत? वह जब से आपसे मिलकर आए थे तब से उन्हें सिर्फ आपकी और मखीचा महल की ही धुन लगी थी। रातों को अक्सर जीप में सवार होकर वह मखीचा महल की तरफ चल पड़ते थे। वह इस बात से बहुत दुखी थे कि इतने फोन करने के बावजूद भी आप उनसे मिलने नहीं आए। जिस रात जंगली सुअर ने घात लगाकर उनकी जीप पर आक्रमण किया, उस रात भी वह मखीचा महल से ही वापस लौट रहे थे। राइफल वगैरह भी उनके पास नहीं थी जिससे वह अपनी आत्मरक्षा कर पाते। जंगली सुअर ने उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। हॉस्पिटल की नर्स से कहकर उन्होंने आपको फोन करवाना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही देहांत हो गया। आपका नंबर किसी के पास न था। लेकिन क्या? मैंने ऊंचे स्वर में पूछा। अब आपका एकाएक यहां आना कैसे हुआ? आपको किसी ने इन्फॉर्म किया? जानते हैं, वह अपनी आखिरी सांस तक भी आपको याद कर रहे थे और कहते रहे थे कि काश एक बार आपको लेकर मखीचा महल चले जाते। यही आखिरी तमन्ना थी उनकी जो अधूरी रह गई। इतना कहने के साथ बावर्ची फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने एक झटके से मेरे सारे शरीर का खून निचोड़ लिया हो। मैं फौरन बेड पर जा गिरा। गिरते ही मेरी चेतना लुप्त होती चली गई। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूला। शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक भी न भूल सकूं। लेकिन यह सवाल आज भी मेरे दिमाग में पहले की तरह मंडरा रहा है कि आत्माएं होती है या नहीं। उस घटना के बाद और परिमल का मित्र होने के नाते मेरा हृदय आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन मेरा लेखक दिमाग आज भी आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। मेरे दिमाग में एक प्रश्न हमेशा रहता है, क्या वो सच था या झूठ? शायद इसीलिए आज भी यह सवाल मेरे लिए एक सवाल ही है। तो बस इतनी थी आज की कहानी। मेरे साथ यानी कि नीलेश के साथ आप सुन रहे थे अमित खान द्वारा लिखी गई ये कहानी। कैसी लगी आज की कहानी
ये हमें आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें।